सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम का कामयाब इनेकाद, IMF प्रोग्राम भी कामयाबी के साथ जारी है। बिजली की कीमतों में हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया है। PIA दहाइयों बाद मुनाफा बख्श इदारा बन चुका है और महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। हुकूमती दावे यही सब कुछ बता रहे हैं और लेकिन इन सब के बरक्स जो मईशत का इस्तेहकाम है वो सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा होता है, जबकि अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ नई सफ बंदी की तैयारी कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा रखती है और PTI का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि JUI, फे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बड़ी खलीज थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो हुकूमत ने किस हद तक तैयारी कर रखी है एहतजाज से निमटने के लिए, मुआशी इस्तेहकाम किस हद तक कारगर साबित होगा आगे चलकर, अपोजिशन जमातों से क्या दोबारा मुज़ाकरात या डायलॉग की तरफ हुकूमत जाएगी, क्या जिम्मेदारी हुकूमत की इस पर बनती है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा इख्तियार वली साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिद्दीक अजहर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हम्माद हसन साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं इख्तियार वली साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। बहुत सारी अच्छी खबरें हुकूमत की जानिब से दी जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्वेस्टमेंट फोरम भी हुई, PIA भी 2 दहाइयों के बाद में मुनाफा बख्श इदारा बन गया, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी है, IMF प्रोग्राम भी कामयाबी से जारी है, बिजली की कीमतों में भी आपने काफ़ी हद तक रिलीफ दिया जिससे ताजिर और सनतकार खुश हैं। लेकिन जो सियासी इस्तेहकाम है उसके बगैर मुआशी इस्तेहकाम को कायम रखना नामुमकिन ही है, इसके लिए आप लोग क्या करें? थैंक यू वेरी मच बाजो साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, आपने अपने इंट्रो में ही सारी कहानी सुना दी और मेरे लिए आपने बात करना जो है बड़ा आसान बना दिया है कि मईशत के अशारिये जो है वो सारे मुस्बत हो चुके हैं। वो महंगाई जिसका अपोजिशन रोया करती थी और ढोल पीट पीट के ये सुबह शाम गाते रहते थे कि 38% पे महंगाई पहुंच गई है, 36% पे पहुंच गई। हालांकि पाकिस्तान की मईशत को पहुंचाने में, यहाँ तक बर्बादी तक पहुंचाने में, इसमें गुज़श्ता हुकूमत का 4.25 साल जो इस मुल्क पे इनकलाबी हुकूमत गुजरी थी उसका आपको बखूबी, बल्कि पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है। आज वो सिंगल डिजिट पर, सिंगल डिजिट भी कोई 8-9 नहीं, 1.5 पे आ गया है। और ये स्टेटिस्टिक्स मैं नहीं दे रहा हूँ, ये आपको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स दे रहा है, ये आपको स्टेट बैंक दे रहा है। IMF का प्रोग्राम इन्होंने पूरी कोशिश की कि वो बर्बाद हो जाए, मलिया मेट हो जाए और किसी तरीके से पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। पता नहीं, ये एजेंडा तो हम सुनते थे ये इजराइल का हुआ करता था, ये इंडिया का हुआ करता था, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का हुआ करता था। आई डोंट नो PTI ने कहां से ये अडॉप्ट कर लिया कि जब इनकी हुकूमत चली गई तो इमरान खान कहते थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट होने लगा है, शेख रशीद कहता था कि ये हम अंडरमाइन करके गए हैं, जो भी आएगा हुकूमत में वो भुगतेगा, और फिर इमरान खान कहते थे कि ये मुल्क सोमालिया और श्रीलंका बनने लगा है और ये पता नहीं यहाँ पे इस मुल्क का क्या हाल होगा। शौकत तरीन साहब IMF को लेटर लिखा करते थे कि प्रोग्राम को रिवाइव मत करें, उसको रिव्यू में मत लें और इनको पैसे ना जारी करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस फेज से निकल गए। मुझे लगता ये है कि जिस तरह 2016 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अगस्त 2016 में उन्होंने IMF को आखिरी किस देकर वो प्रोग्राम क्लोज करके उनको बाय बाय कह दिया था कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट नाउ और अब हम खुद कमा सकते हैं, अपने पैरों पे हम खड़े हो चुके हैं। अब बात आ जाती है आपके सवाल पर कि पाकिस्तान में इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब भी आती है ये डायलॉग से आती है, बातचीत से आती है। और बातचीत जो है वो PTI, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है और दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो कल भी आपने देखा कि अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है वो मशरूत करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अदरवाइज जो माइंड्स एंड मिडल बिल्स है उसको पास होने से उन्होंने रोक दिया। तो अब अगर आप हुकूमत का बाजू मरोड़ कर अपने कैदी को छुड़ाएंगे और ब्लैकमेल करके अपने मतलूबा अहदाफ हासिल करेंगे, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपके सामने कोई छोले बेचने वाले बैठे हैं,
आपके सामने कोई अनाड़ी लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा। बात वही से शुरू होगी कि जो जो आप पर एलिगेशंस हैं और जो काफी हद तक प्रूफ हो चुके हैं। सबसे पहले आपका फॉर्मूला यही हुआ करता था कि अगर आपने चोरी नहीं की है तो रसीदा काटो, अगर आप बेकसूर हैं तो अदालतों के दरवाजे खुले हैं, जाइए और इंसाफ लेकर आइए और क्लीन चिट लेकर आ जाइए। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी को और पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल को लिंक करते हैं इसके साथ कि इमरान खान को छोड़ दें, तो अदरवाइज हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। आई थिंक इट्स वेरी ठीक है, आपने पॉइंट बता दिया कि अगर एक ही मौक़िफ़ रखा जाएगा तो साथ नहीं बैठा जाएगा। अजहर सिद्दीक साहब, फैसल वाडा साहब ने एक बार फिर से इंकशाफात कर दिए। वो कह रहे हैं बैरूनी फंडिंग जो आया करती थी कारकुनान की जानिब से और हमदर्दों की जानिब से वो रुक गई है और बानी पीठिया अपने सारे कार्ड खेल चुके हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है जी आपको? बिल्कुल आ रही है सर। हेलो जी जी, अच्छा, हम सुन सकते हैं आपको। मैं वो तोता मैंने की कहानी आपको सुनता है, सुन सुन के कान पक गए हैं वो सारा। आपको पता है कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो मुनाफे में गई है, उसका जो कर्जा था वो कर्जा वफाकी हुकूमत ने अपनी किताबों में ले लिया है। यानी खुदारा ये जो फजिंग वाला मामला है ना, बेवकूफ बनाने वाला, वो मिसाल के तौर पर कि बिजली की कीमतें 14 रुपए से उठाकर आप 40-45 पे ले गए और आपने कहा जनाब 7 रुपए कमी कर दी। मैं जो कि अपना नेपरा के केसेस को देखता रहता हूँ, टैरिफ को मुझे आम आदमी से ज्यादा समझ है कि एनुअल टैरिफ क्या है, क्वार्टरली एडजस्टमेंट क्या होनी है, मंथली एडजस्टमेंट क्या होनी है, वो मैं नहीं। फिर इनके अपने लोगों ने बता दिया, अपना नेपरा की तरफ से ही बातें आ गई कि ये जो पैसे ये रिलीफ दे नहीं सकते ना, ये जो भी दे रहे हैं वो कुछ एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट्स के हवाले से आनी है। वो आज से नहीं, जब से ये इक्तदार में आए हैं उस तरह के चूने उन्होंने इतने लगाए हैं। अब कौम को सब पता है कौन सी कौम में उम्मीद की किरण आई है या कौन सी मुआशी हालात बेहतर हो गए हैं सामने है। अमेरिका ने जो अपना टैरिफ लगाया है 29% का, वो $1 अरब का नुकसान होना है। आपकी टेक्सटाइल सेक्टर सारा बैठ चुका हुआ है। बता दें क्या हाल है शुगर मिलों का। मैं बता दूं मासी भाई, इनकी शुगर मिलें चल रही हैं और कमाल की बात देखें कि जो हमने एक सिस्टम बनाया था कि चीनी की कीमतों का एक सिस्टम बनाया मुकर्रर करने का, उसके बाद तरीकाकार ये होता था ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत। आपने को पता चला आपको कि चीनी जो है ना दस्तयाब ये महंगी क्यों होगी है? क्या किया इन्होंने? शोर डालते रहे कि भाई चीनी को एक्सपोर्ट ना करो। क्या किया इन्होंने पहले एक्सपोर्ट की और एक्सपोर्ट करने का डिसएडवांटेज ये हुआ कि आपको इंपोर्ट करनी पड़ी और चीनी आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रही है और चीनी की कीमत कितनी चलेगी। अच्छा, महंगाई के आदाब पे बड़ी बातें करते हैं। बता दें कौन सा आदमी खुश है महंगाई के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से? रमजान गुजर गए आपके सामने है, हर चीज की कीमत आपके सामने है, मुआवजा करके देख लें, उसका एनुअल परसेंटेज निकाल लें कि किस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से है। तो ये जो बेवकूफ बनाने वाली बातें ना, ये कौम को सब पता है, तो इसलिए कौम इन बातों में आएगी नहीं। अब आते हैं अगली बात की तरफ। भी हम तो देखें हकायक बताते हैं आपके सामने, सच रखते हैं आपके सामने कि ये सारा कुछ है, लेकिन वो कई दफा ऐसी बातें हैं वो ऐसी कर जाती हैं जब पता चलता है कि जहाँ जाकर डाटा देखे, रिकॉर्ड देखे, वो सिर्फ बातें ही निकलती हैं। लेकिन फैसल वाडा तो कुछ और बता रहे हैं अजहर साहब। वो ये कह रहे हैं कि बानी पीठिया अपने सारे कार्ड खेल चुके हैं और उन सब में उनको नाकामी हुई है, अब उनके हाथ कुछ भी नहीं बचा। देखिए मैं बताऊं आपको सवाल क्या है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जिस मुल्क में हुकूमत आपकी एस्टैब्लिशमेंट कर रही हो, जिसमें हाइब्रिड रजीम का निज़ाम हो, जिसमें एक वज़ीर आज़म की हैसियत कर्दली की हो, एक मुलाजिम की हो, कि वो कुछ कर नहीं सकता है। मैं नहीं कह रहा कि सारे रिकॉर्ड आप देखें, डंडोरा पीटते फिर रहे हैं SIFC का। भाई SIFC क्या चीज़ है? भाई रूल्स ऑफ बिजनेस उठा कर देखे, आईने पाकिस्तान 1973 उठाकर देखे हैं। आप खुद बताए ना कि क्या इनके अपने जोरे बाजू पे क्या है। अब वजह सिर्फ यही है कि इमरान खान जो कि एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई है और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई की वजह से कितने केसेस क्या बना, सब केसेस का आपके सामने है। सारे केस तो तबाह बर्बाद, यानी बातें करते रहे मुलाकातों की और आपने डाटा निकाल के देख ले। आज भी जेल का 26 लोग नवाज शरीफ से मिला करते थे। खाने पीने का सामान की इतनी फरावानी थी, सारा पैसा जो है हुकूमत पंजाब दिया करती थी। हमारा देखे, हमें तो मिलने लिया और झूठ बोलते हैं अगर कि जनाब हमने कब रोका है। यार खुदा रहा यार, पूरी कौम देख रही है, कौम
कौम को कब तक बेवकूफ बनाते फिरेंगे। आप बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह ट्रायल अब शुरू हो गए, डे टू डे ट्रायल है, हफ्ते में 2 दिन इंशाल्लाह इमरान खान से मुलाकात होगी, एजेंडा सारा सामने आएगा, कोई कार्ड खत्म नहीं हुए। जब तक जान में जान है वो ये लड़ाई चलती रहेगी और इंशाअल्लाह अजीज ये मुल्क के लिए लड़ाई है, ये कोई जातियात के लिए लड़ाई नहीं है। जातियात की लड़ाई लड़ते हुए 77 साल इन लोगों को हो गए, कोई कार्ड खत्म नहीं हुए। सिद्दीक साहब का मौके सामने है। हमाद साहब आपका तज्जिया क्या कहता है? हुकूमत के जो दावे हैं मुआशी बेहतरी के, उनको कायम रखने के लिए सियासी इस्तेहकाम जो है वो किस हद तक ज़रूरी है, और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की दीगर जमातें तो सफ बंदी कर रही हैं, हुकूमत क्या डायलॉग टेबल पर वापस लाने के लिए कोई इक़दाम करेगी? देखिए, बात यह है कि सिर्फ मईशत मसला नहीं होता, और भी बहुत सारे अहम मसाइल होते हैं। इंसानी हुकूक का क्या लेवल होता है, आईन व कानून की बालादस्ती का क्या लेवल होता है, इन तमाम चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। अगर कोई हमें कहे कि मईशत बेहतर हुई है, बहुत अच्छी बात है, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, उसकी हमायत करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे। यकीनन मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी कदर बेहतर है और कुछ कामयाबियाँ भी मिली हैं, लेकिन बहैसियत सहाफ़ी मैं कुछ और हवालों से भी सवाल उठाऊंगा कि क्या आईन व कानून की बालादस्ती है, क्या हम उस एरा से निकल नहीं पा रहे जो गुज़श्ता 80 साल से जिसका हमें सामना है। फ़ातिमा जना मकबूल तरीन लीडर थी, लेकिन उस पर कन्वेंशन लीक छोड़ी गई थी और फिर वो गद्दार भी ठहरी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म थे, लेकिन उनकी लाश फांसी घाट से निकलती है। बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की मुंतखब वज़ीर आज़म रही, लेकिन उनकी लाश एक सड़क पर पड़ी थी। नवाज़ शरीफ इस मुल्क के मुंतखब 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आज़म थे, लेकिन वो आखिरी सांसें लेती बीवी के साथ फ़ोन पर बात नहीं कर सकते थे। इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनसे अपनी बहनें नहीं मिल सकती। तो ये हम कहाँ पर खड़े हैं? हम सिर्फ इस पर बात करेंगे कि हमारी मईशत बेहतर हुई और हमारी मईशत ख़राब हुई। ये ज़िम्मेदारी है हुकूमतों की, ये ज़िम्मेदारी है उस जमात की जिसको इलेक्शन में मैंडेट मिला है और जो पार्लियामेंट में अक्सरियत के साथ बैठे हैं कि वो मईशत को भी बेहतर बनाए। लेकिन सिर्फ मईशत की बेहतरी अवलीन नहीं है, उसके साथ साथ इसको भी देखना होगा कि आईन व कानून की बालादस्ती क्या है। क्या आईन व कानून की छतरी तले तमाम लोग एक साथ खड़े हैं या कोई उस छतरी से ऊपर खड़ा है? तो अगर ऐसा नहीं है तो इसको हम बेहतरीन कारकर्दगी नहीं कह सकते। एक एंगल से अगर हम देखें तो यकीनन मुआशी हवाले से पहले की निस्बत, इमरान खान की निस्बत ज़्यादा बेहतरी लेकर आए हैं शहबाज हुकूमत, और कुछ कामयाबियाँ मिली भी है। अब भी जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, उस हवाले से भी हौसला अफजा ख़बरें हैं। बहुत मल्टीनेशनल कंपनियाँ आई हुई हैं यहाँ। अब मैं ख़ुद भी उस कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ तलाश की जा रही है, जिसके इम्कानात मौजूद हैं पाकिस्तान में ज़मीन के अंदर, मादनियात के हवाले से, ज़ख़ायर के हवाले से, तो वो यकीनन हौसला अफजा है। लेकिन अगर हमने मईशत के हवाले से उठना है तो हमें आईन व कानून की बालादस्ती यकसां हवालों से भी उठना चाहिए। और ये सिलसिला जो गुज़श्ता 80 साल से हम देख रहे हैं, इसको भी तब्दील करना होगा। देखिए, दुनिया भर के तो क्या पूरे ख़ित्ते में डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। हम अफ़गानिस्तान को देखें, एक कबायली मुआशरा है, जंग व जदल में है गुज़श्ता 40-45 साल से, लेकिन वहाँ पर भी सूरत हाल कदर गैर महसूस तरीके से और सुस्त रवि से, लेकिन तब्दीली की सम चल पड़े हैं। अब हमें इस हवाले से भी आगे की तरफ जाना चाहिए, हमें आगे की तरफ जाना होगा। बिल्कुल ठीक है हमाद साहब, आपका पॉइंट है। इख्तियार वली साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उनकी मुलाकात हुई है डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब से। अख्तर मेंगल साहब 15-16 दिन से वेटिंग पर हैं, वो आपके भी साबिक़ इत्तेहादी रह चुके हैं। तो क्या होने जा रहा है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ साहब की लंदन यात्रा भी होगी। वहाँ से मियाँ साहब कह रहे हैं कि सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। लंदन से ही क्यों सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे? यहाँ पाकिस्तान से, लाहौर से ज़्यादा बेस्ट प्लेस तो उनके लिए नहीं है कोई। देखिए, मैं पहले भी आपके शो में ये बात कर चुका हूँ और बारहा मैं ये बात की है कि सियासतदान जो होता है वो मर कर ही रिटायर होता है।
वो कभी भी खुद को अलग थलग नहीं रख सकते। और जहाँ तक मियां नवाज शरीफ की अपीयरेंस थी, तो वो वक्त से पहले अननेसेसरीली ना हमें ज़रूरत थी और ना उनको ज़रूरत थी। जब भी कौम को ज़रूरत होगी और मुनासिब वक्त होगा तो वो कौम, मैंने आपको कहा था कि वो मंजर आम पर आ जाएगी। और आपने खुद ही बात कर ली कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे अपनी पार्टी के साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने कैबिनेट के साथ। और नहीं, लंदन जाना जो है वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जाके वो कोई स्ट्रेटजी पॉलिटिकल बनेगी। वो उनका चेकअप भी हो सकता है। स्ट्रेटजी तो वो यहाँ पे अभी तक तो चेकअप की कोई तलात नहीं है। तलात यही है कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे और वहाँ से सियासी सिलसिले को दोबारा आगाज करेंगे। इख्तियार वली साहब, एक साल से ज्यादा हो गया कि वो पाकिस्तान वापस आए हैं। वो कब मंजर आम पर आएंगे? क्या वो कानून और आईन की पामाली को नहीं देख रहे हैं? उनकी जमात इक़्तिदार में है और वो गायब हैं, तो वो कब मंजर आम पर आएंगे? बात ऐसी है कि उनकी जमात ही इस वक्त रूल कर रही है और उन्हीं के टीम के मेंबर, उनके भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हुए। उनकी बेटी पंजाब, जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, उसको लीड कर रही है। उन्हीं की जमात, उसका एक कारकुन इस वक्त आपसे मुखातिब है। तो इसका मतलब तो आप ले, सिंपल यही है कि वो डिसअपीयर नहीं है। हम कौन है? वी आर हियर जस्ट बिकॉज ऑफ मियां नवाज शरीफ एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग हिम एंड हिज गवर्नमेंट। वो कोई मतलब ये तो इररिलेवेंट तो नहीं है। हाँ, जहां तक उनके रोल की बात है तो उनका रोल जो है वो माजी के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो गया। अब उनको जो रोल है वो और ज्यादा बड़ा और ज्यादा अहम हो गया, अहमियत का हामिल। मैं इस बात पे कायल हूँ कि वो अपनी, उन्होंने जो मैं एक और सी राय लेना चाहूँगा आपकी। एक छोटा सा मैं खबर जानना चाहूँगा, चूंकि आप कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर भी हैं तो आपके पास हो सकता है इत्तलात हो। फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। लंदन से पहले बेलारूस का भी एक ट्रिप है, वो कोई ख़ास वजह हो सकती है इसकी? जी बिल्कुल हो सकती है। वो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट आए थे, ये 24 और 26 नवंबर को जो यहाँ पर कुछ लोग चौकड़ी मचाने के लिए आए थे और वो फिर उधर इस्लामाबाद से बाहर बैठने से इनकारी होकर जो दी चौक और रेड जोन पर हमले के बड़े मुतमन्नी और बड़े शौक थे, उनका बड़ा पैशन था। उन दिनों उनका ट्रिप था और वो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। ये उसकी कंटिन्यूएशन में जो उन्होंने मुआहदे किए थे, MOU साइन हुए थे और जो पाकिस्तान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी। अब बेलारूस कल से, परसों से वो दौरा जो है वो शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह उसके आपको समारात भी मिलेंगे। हाँ, मैं आपको ये बताऊं कि कुछ दोस्तों ने बात की लेकिन बहरहाल मेरा सवाल उसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि लाहौर से आगाज़ क्यों नहीं करें, लंदन से क्यों करें। मुझे ब्रेक पे जाना, ब्रेक के बाद आपसे इससे भी मिलूंगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अपोजिशन की जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुलाएगी भी या नहीं बुलाएगी। एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का क्या बनेगा? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो करप्शन हो रही है उस हवाले से वाइट पेपर जारी करेंगे, इस पर बात होगी। लेकिन पहले हज़रत सिद्दीक साहब का मौक़िफ़ जान लेता हूँ। हज़रत साहब, एक तो करप्शन पर के हवाले से उंगलियाँ उठना शुरू हो गई हैं। आप लोग माजी में दूसरों को करप्ट कहते रहे, बल्कि अब तक कहते हैं, और ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन बेनकाब हो रही है, बल्कि उस हवाले से पार्टी के जो रहनुमा है वो एक दूसरे पर उंगलियाँ भी उठाते नज़र आ रहे हैं। आप लोग एक सफ में ही नहीं है तो हुकूमत के खिलाफ सफ बंदी कैसे करेंगे? बहुत शुक्रिया। 2-3 चीजें ध्यान में रखिएगा। आप शायद एक तो इश्तिहारात भूल गए और जो बातें जो है ना, हमारे साथ बहुत, मैं इत्तेफाक करता हूँ उनकी इस बातों के, सबके साथ जो बातें उन्हें की हैं, लेकिन जहां तक इस मुल्क की मईशत है, यानी अब लूट मार का बाजार गर्म है, मैंने आपके सामने कह दिया। यानी हमारा देखें, हमारी गवर्नमेंट का एक चीज ध्यान में रख लें, हमारा तरीकाकार क्या है। करप्शन हो रही है तो पार्टी के अंदर भी आवाज उठ रही है, अगर हो रही है तो आवाज उठ रही है ना, मतलब इसकी ताकीक करनी है ना, ताकीक हो रही है। जो भी करप्शन अगर जिम्मेदार होगा उसके साथ मुझे ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान में और 3 बाकी कोई कमेटी नहीं बनी इस हवाले से। अभी तक सिर्फ उंगलियां उठ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंटरव्यू सामने आया, एक दूसरे रहनुमाओं के बयान सामने, कुछ कमेटी नहीं बनी, तहकीकात नहीं हो रही है। साहब, इतना बड़ा सूबा है,
तबाही बर्बादी हो गई है यहाँ पर वो हॉर्स एंड आपकी नहीं कैनन शो सुन में रहे क्या हैं, वो हुआ, अपनी राम अरबों रुपए के सुना रहे हैं। इश्तेहार दिए गए। आप और तो करें इस बात के ऊपर कि क्या हो रहा है, यानी करप्शन के अंबार अजहर लगे साहब, हुए हैं। इश्तिहारात आपकी पाकिस्तान में हुकूमत में भी करप्शन आते थे, हमने भी कहा देखा था, गया। फ्रंट पेजेस भरे होते थे। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ वही चल रहा है। अजहर साहब, इश्तिहारात आपकी हुकूमत में भी आते थे। दूसरा ये आपने कहा तहकीकात हो रही है, तहकीकात कौन कर रहा है, कहाँ बनी है कमेटी, उसकी सरबराही कौन कर रहा है? इल्जामात ही सामने आ रहे हैं अब तक सिर्फ। देखिए मैं बताऊं, देखिए मैं फिर बताऊं आपको ना, बात तो हो रही है ना, बात तो हो रही है। छोटा सूबा है, उस छोटे सूबे के अंदर करप्शन हो रही है, तो हम पार्टी लेवल पे हर जगह, मुझे बता दें वफाकी हुकूमत के अंदर या सूबाई 3 हुकूमतों के अंदर करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। आप बता दें कोई हो रही है? यानी आप कहेंगे करप्शन था, तो हम थोड़ा कह रहे हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट अगर उठाकर देख लें या बाकी जगहों पर देख लें, करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। अब आए अगली बात की तरफ, क्योंकि वजह यह करप्शन, जिन्होंने तो नैब का कानून खत्म कर दिया। सारे लोग जो है वो जितने भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे लगे हुए हैं, नैब लगा हुआ है, एंटी करप्शन लगा हुआ है, FIA लगा है, पुलिस लगा है, कोई बता दे कि मेरिट पे है। जरा गौर करें इन चीजों के ऊपर। हम ये सारा काम, और अगली बात है, हम बिल्कुल जा रहे हैं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल सब लोगों से मुलाकातें चल रही हैं, और वो हमारा हक है। हमने अगर आवाज उठाने वालों के साथ तो आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं, चाहे वो शेर अफजल मरवत हो या फिर दीगर रहनुमा हो। ऐसा नहीं है अजहर साहब कि आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक हो रहा है। हमाद हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस मौजूदा सूरत हाल में बना लेगी, जबकि खुद पार्टी में इतने इख्तलाफात हैं, और क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं दूसरों पर उंगलियां उठाकर अपने गिरबान को नहीं बचा सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, आपका सवाल बहुत ही अहम है, इस तरफ भी आते हैं, लेकिन पहले इख्तियार वली साहब ने एक बात की कि मियां नवाज शरीफ साहब मैदान में आ जाएंगे। तो देखिए, मुश्किल वक्त और मुश्किल हालात तो पार्टियों पर आते रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में थे, लेकिन वो वहाँ से लीड करते रहे, और जहांगीर बदर मरहूम को जेल से उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को हुक्म दिया था कि उनको पार्टी में आगे ले आए, और फिर वो आगे आए भी, पंजाब के सदर भी बने, फेडरल मिनिस्टर भी रहे, MNA भी रहे। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो सक्कर जेल में थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद वो पार्टी को लीड करती रही। इमरान खान जेल काट रहे हैं, लेकिन वो खामोश तो नहीं है, वो तो सोशल मीडिया के ज़रिए एक्टिव भी हैं, उनसे पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें भी होती हैं, वो हिदायत भी जारी करते हैं। तो मुझे हैरत इस बात पर है कि फिर मियां नवाज शरीफ के साथ कौन सा हर्डल है कि वो खामोश है। उनकी डिलीवरी बहुत अच्छी रही है बहैसियत वज़ीर आज़म, उन्होंने बहुत काम किया है, इससे हमें इनकार हिरगिज़ नहीं, लेकिन बहैसियत लीडर उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। वो वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा लगा था, अब वो नारा कहीं मफकूद हो गया है, कहीं मादूम हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। उनको अपना किरदार वाज़ेह भी कर देना चाहिए और उन्हें एक्टिव भी होना चाहिए। दूसरी बात, आपके सवाल की तरफ आते हैं कि क्या ग्रैंड अलायंस में PTI को जाना चाहिए? यकीनन जाना चाहिए, ये इस मुल्क की तारीख़ है। फ़ातिमा जना अयूबी आमरीत के मुकाबिल आई तो मौलाना मौदूदी साहब से लेकर वली ख़ान तक और मौलाना मुफ्ती महमूद साहब से लेकर शाह अहमद नूरानी साहब तक सब के सब इकट्ठे हुए थे और उनके साथ खड़े हुए थे। ग्रैंड अलायंस बना था, उस ज़माने में पहली बार PDM बना था। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ कौमी इत्तेहाद की तहरीक बनी। फिर उसी दौर में, भुट्टो दौर में, गो कि वली ख़ान पर हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस भी बनाया गया, उनकी पार्टी नेप नेशनल अवामी पार्टी को बैन भी किया गया था। लेकिन जब ज़िया का मार्शल मुसल्लत हुआ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई, तो वही वली ख़ान बेनज़ीर भुट्टो के साथ जाकर बैठ गए थे और बहुत तवाना तहरीक उठी थी MRD की। फिर बाद में ARD की तहरीक मुशर्रफ मार्शल्ला में आई। तो कौन सी ममानियत है कि PTI किसी अलायंस में जाए? बिल्कुल जाना चाहिए, ये उनका बुनियादी हक है। वो एक सियासी जमात के तौर पर एग्जिस्ट कर रही है, एक मकबूल जमात है। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या इस पोजीशन में है कि वो अलायंस बना सके जितनी पार्टी के अंदर टूट फूट हो रही है इस वक्त? भाई हमारे मुल्क का अलमिया तो ये है
कि जो जमात इक़्तिदार में नहीं होती वो कभी बेहतर पोजीशन में नहीं होती। पिछली हुकूमत में नवाज शरीफ इस पोजीशन में नहीं थे, मुशर्रफ मार्शल्ला में नवाज शरीफ इस पोजीशन में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो उसने ARD नवाबजादा नसरुल्लाह खान के साथ मिलकर बनाई और एक तगड़ी सियासी क़यादत खड़ी कर दी थी। बेनज़ीर भुट्टो ज़िया मार्शल्ला में इस पोजीशन में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसने MRD खड़ी कर दी थी और ज़ियाउल हक को बहुत पीछे धकेल दिया था। अगर अफगान जिहाद बीच में ना था तो ठीक है, चले ठीक है, आपका पॉइंट है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, शॉर्ट कमेंट चाहूंगा। इख्तियार वली साहब, आपने कहा है कि व्हाइट पेपर जारी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे शॉर्ट कमेंट चाहिए। उस व्हाइट पेपर के अंदर करप्शन का फायदा किसने उठाया, बस ये बता दीजिए। दो तीन चीजें मैं फौरन जल्दी आपको बता दूं कि एक तो नवाज शरीफ का रोल जो है वो वाजे है, वो हमने तय करना है, उनकी जमात ने और उन्होंने खुद तय करना है। वो हम ये तो हो गई बात, व्हाइट पेपर के बारे में जरा बताइए। एक बताता हूँ, ये अजहर सदीक साहब फरमा रहे हैं कि यहाँ पे करप्शन, वहाँ पे करप्शन, ये कमजोरी, वो कमजोरी। आपकी अपनी हुकूमत जब आई थी तो आपने एक इलेक्शन मैनिफेस्टो दिया था कि आप इनकलाब लाएंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे और वजीर आजम हाउस, आपका लीडर जो है वो साइकिल पर बैठकर जाएगा और बुलडोजर फेरेंगे गवर्नर हाउसेस पर। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुकूमत आने के बाद फिर आपके वजीर आजम का ऐलान ये था कि भंग की काट, वक्त बहुत कम है, मैं चाह रहा हूं आप कोई नाम ले जिसने फायदा उठाया करप्शन, और अंडे मुर्गी कट्टे ले लें, और ये इनका इनकलाब था। गधों की एक्सपोर्ट इन्होंने चाइना शुरू कर दी थी। करप्शन के बारे में आपने पूछा, माइन एंड मिनरल्स में खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त वजीर आला समेत बाकी सारे लोग उसमें वजीर जो हैं वो उसमें मुलविस हैं। वजीर आला साथ ही साथ मैं, आप सुन लीजिए, मैं कहता हूँ, मैं साथ ही साथ आपको बता दूं, अजहर सदीक साहब, आपने पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और तीनों सूबाई गवर्नमेंट पर अदर देन PTI आपने चार्जेस और एलिगेशन लगाए करप्शन के। आप सबूत दें, अदरवाइज आफ्टर 3 days माय लीगल काउंसिल विल नोटिस यू अंडर द पैका एक्ट। मैं आपको पैका अजहर साहब नोटिस करने लगा हूं। अजहर साहब, आप खुद बड़े नोटिस लोगों को जारी करते हैं, आपको भी नोटिस आने वाला है। शॉर्ट कमेंट प्लीज। मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा आपको टीवी पर बैठ। अजहर साहब, बतौर वकील आपने बड़े लोगों को नोटिस जारी किया, अब आप तैयार हो जाए, इख्तियार साहब नोटिस भिजवाने वाले सामने हैं आपके। बस आप रेडी रहे, बड़ी सीधी सी बात बताऊं, आपको 3 दिन का टाइम देता हूं। आप पंजाब के और फेडरल गवर्नमेंट के आप सबूत दे दें, अगर नहीं दिए तो मैं आपको नोटिस कर रहा हूं एंड आई विल टेक यू टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड दिस द राइट टाइम कि आपके साथ उस लैंग्वेज में बात कीजिए जो आप समझते हैं, द लैंग्वेज यू डिजर्व। हो गया यार, खुदा रहा यार, अब सुने जरा जी, शॉर्ट प्लीज अजहर साहब। जो है ना अपना हॉर्स एंड टिकट शो के हवाले से सारा डाटा मंगवाया हुआ है, दे डाटा सारा पहले, फिर आप आ जाए। सारा डाटा मंगवाया हुआ, इस डाटे की बुनियाद पर अजहर साहब, बिल्कुल ठीक है, कुछ ना कुछ सबूत आप पेश कर ही देंगे। अजहर सिद्दीक साहब, इख्तियार वली साहब, क़ता कलामी की माज़रत चाहूँगा, और इसके अलावा हम्माद हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। अभी मुझे ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो ट्रेड वॉर अमेरिका और चीन के दरमियान जारी है उस हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से टैरिफ लगाया गया मुतादिद ममालिक पर, और चीन पर 34% टैरिफ लगाया गया था। उसके जवाब में चीन ने भी जवाबी टैरिफ लगाया, और अब एक बार फिर अमेरिका ने 104% टैरिफ, जवाबी टैरिफ चीन पर आयद कर दिया है। अमेरिकी जो तर्जुमान है कैरोलाइन लेविट, उनका ये मौक़िफ़ सामने आया था कि मुतादिद ममालिक ने अमेरिका से बात की है, उनके साथ नेगोशिएशन चल रही है। चीन अगर इस मामले पर हमसे बात करेगा तो उसको भी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया जाएगा, लेकिन चीन ने अब तक बात नहीं की। वो जवाबी टैरिफ ही लगाने का एक बार फिर से सोच रहा है, और चीन की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जो तिजारती जंग है इस पर जीत किसी की नहीं होती है, नुकसान ही होता है। इस अहम मामले पर बात करने के लिए साबिक़ सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब तो बाकायदा तौर पर ऐसे लग रहा है कि चीन और अमेरिका की तिजारती जंग शुरू हो गई है, जिसके असर आलमी मार्केट पर बुरे तरीके से पड़ रहे हैं। आलमी मार्केट क्रैश कर चुकी है, तमाम ही जो मार्केट्स हैं वो मंदियों का शिकार नज़र आ रही है। पाकिस्तान पर भी इसके बड़े गहरे असरात नज़र आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, कहाँ पर जाकर ये मामला इख्तिताम पजीर होगा? देखिए, अगर तो इस पे कोई इसका हल ढूंढने
का इरादा होता अमेरिका की तरफ से, तो ये टैरिफ इस तरह बगैर मशवरे के, बगैर किसी कंसिडरेशन के वो उन्होंने लगा दिए। उसके बारे में बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, जो माहिर हैं, माहिर मौजू और तिजारत के, वो कहते हैं कि ये जो टैरिफ्स लगाए गए हैं, ये बिल्कुल इसका जो हिसाब किया गया है वो बिल्कुल गलत है, इसकी कैलकुलेशन सही नहीं है, और वो एकदम से उन्होंने ये लागू कर दिया है। तो जाहिर है कि उसका चीन में रिएक्शन यही हुआ कि चीन ने भी टैरिफ अपने रेज कर दिए और बढ़ा दिए। तो ये उसके जवाब में अमेरिका ने फिर से मजीद और 104% टैरिफ जो है वो तो सामान की कीमत जो है वो दुगनी से ज्यादा हो जाएगी। तो ये बहुत गलत किस्म का रवैया है और इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये टैरिफ चलते रहेंगे, टैरिफ वॉर्स, और दोनों मुल्कों को बहुत नुकसान होगा। चीन वो नुकसान उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि चीन ये साबित करना चाहता है कि ये नाजायज किस्म का एक जो इम्पोजिशन है, एक उनके ऊपर एक जबरदस्ती का एक रेट लगा दिया गया है, वो गलत है। तो अभी फिलहाल मैं समझता हूँ कि इसमें चीन फिर भी तैयार होगा गुफ्तगू के लिए, और ये मशवरा अगर हो इसमें दोनों मुल्कों के दरमियान तो शायद कुछ हल निकल आए। लेकिन फिलहाल लगता ही है कि दोनों तुले हुए हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने पे। तो नकवी साहब, इंटरनेशनल मार्केट पर भी इसका बड़ा गहरा असर पड़ा है, और ख़ुद अरबपति अमरीकी हैं, वो भी जो ट्रंप के बड़े करीबी दोस्त साथी रहे हैं, उन्होंने भी नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने बगैर सोचे समझे इस तरह के टैरिफ आयद कर देना, जवाबी टैरिफ जो 104% लगाया गया है, इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। आप क्या समझते हैं, कहीं कोई ग्रेट डिप्रेशन या फिर आलमी जो कुसाद बाजारी है उसका खदशा है? खदशा बिल्कुल है, ये खदशा पैदा हो गया है इस किस्म के रवैये से, इस किस्म की पॉलिसी से। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर ये इस पे कोई इन लोग आपस में समझौता करते हैं तो शायद आलमी तिजारत पे जितना मनफी असर होने लगा है वो नहीं होगा, मगर फिलहाल आलमी तिजारत पे बहुत सख्त इसका असर होगा। और आप सही कह रहे हैं कि सारी मंडियां, सारे स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो बिल्कुल गिर रहे हैं, और इनका बहुत से करोड़ डॉलर्स का नुकसान होता जा रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक सुइसाइडल खेल है। ये आप खुद अपने ऊपर जो मुश्किल ला रहे हैं अपने सख्ती की वजह से, अपने रवैये की वजह से, वो उनको भी काफी बहुत सख्त नुकसान पहुंचेगा। राइट। और अमेरिका के मफादात के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया। उनका मौक़िफ़ यही सामने आ रहा है कि हम अमरीकियों की हालत को बेहतर और अमेरिका की मईशत को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन अब इस फैसले से ऐसा लग रहा है कि ख़ुद अमेरिका भी ज़्यादा मुतासिर होने वाला है, क्योंकि बायर यकीनी तौर पर, एक्सपोर्टर जो है वो नई मार्केट की तलाश करेगा जहाँ पर टैरिफ कम से कम लगे। जी बिल्कुल, अमेरिका वो बड़ा खुश हो रहा है, ट्रंप सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़े खुश हो रहे हैं कि वो सारे ममालिक जो मुतासिर हैं वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो भाई आपने एक सिचुएशन क्राइसिस की बना दी है, और उस सिचुएशन में जाहिर है कि जो मुल्क ज़रा संजीदा हैं और जो जिनकी सोच मुस्बत है वो चाहेंगे कि इस पे मुज़ाकरात होकर कोई हल निकले। लेकिन सदर ट्रंप का जो रवैया है वो कोई उम्मीद अफजा नहीं है, और लगता है कि ये जो मुज़ाकरात भी होंगे उस पर वो अड़ा रहेगा, और मुख्तलिफ ममालिक फिर मजबूर होंगे कि वो भी अमेरिका के साथ उसी तरह का रिएक्शन दिखाएं। पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ लगा है वो 29% जो कहते हैं, 29%। तो
वो है तो एक सख्त पाबंदी और एक सख्त एक्शन जिसके तहत पाकिस्तान के दरामदात वहाँ महंगे हो जाएंगे, लेकिन वो फिर भी दूसरे ममालिक जैसे कि वियतनाम और कंबोडिया वगैरह से के मुकाबले में कम है। तो पाकिस्तान आज जो वज़ीर आज़म का फैसला हुआ है कि वो एक वफ्द अमेरिका भेजा जाएगा और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR का जो दफ्तर है वहाँ पे, उसमें जेमिसन ग्रेयर का जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का ओहदा संभाले हुए से गुफ्तगू होगी और ये कोई इसमें कमी लाने की कोशिश की जाएगी। आप समझते हैं पाकिस्तान सूरत हाल को काफ़ी हद तक मैनेज कर लेगा? जो $70 करोड़ के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है पाकिस्तान के लिए, इसमें बातचीत के ज़रिए हम निगोशिएशन के ज़रिए कुछ ना कुछ दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर चीन से जंग बहुत ज़्यादा तेज़ी इख्तियार कर लेती है, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसमें पाकिस्तान को थोड़ा सा फ़ायदा ये होगा कि जो टेक्सटाइल्स हैं और रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह में पाकिस्तान के लिए मार्केट बेहतर हो जाएगी अमेरिका में। तो आई मीन इट इज़ ये अच्छी सिचुएशन नहीं है, ये एक दूसरे को काटने की बात है। एक का मफाद किसी ने काट दिया दूसरे ने, और ये आपस में इट विल बी ए फाइट, एक जंग या एक लड़ाई हो जाएगी जिसमें हर शख्स एक दूसरे को नुकसान, हर मुल्क एक दूसरे पे नुकसान लाने की कोशिश करेगा। राइट। तो अब चीन और अमेरिका के दरमियान अब जो मामला, ये जो जिसे आपने ट्रेड वॉर का नाम दिया है, इसमें आप समझते हैं कोई आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से हरदर्मी बरकरार रही दोनों ममालिक की जानिब से, तो फिर तो इंटरनेशनली इकॉनमी पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो अब कोई मुल्क आगे आएगा सालिसी करवाने के लिए, कुछ रास्ता निकल सकता है? जहाँ रास्ता 2-3 रास्ते निकल सकते हैं। एक तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उसका फिर भी एक बैनुल अक़वामी तो उसकी एक हैसियत है, तो वो मेरा ख्याल है कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो कशीदगी आ गई है, जो तनाज़ा खड़ा हो गया है, उसमें तजारत के नुक्ता नज़र से वो एक सालसी का रोल अदा कर सकते हैं। इस तरह दूसरे ममालिक भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल लगता नहीं कि अमेरिका किसी की बात सुनेगा, और डोनाल्ड ट्रंप तुले हुए हैं कि वो चीन पे इस तरह की पाबंदी लगाएंगे और उनके लिए कॉस्ट बढ़ा देंगे। उनका जो खर्च है, जो तजारत से फ़ायदा जो उठाते हैं, उसमें सख्ती आ जाएगी, कमी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, सालिसी के रास्ते निकल सकते हैं। अली सरवर नकवी साहब, साबिक सफ़ीर, हमारे साथ हम मामले पर हमसे बात कर रहे थे। जो अमेरिका और चीन के दरमियान इस वक्त ट्रेड वॉर चल रही है, इससे इंटरनेशनल इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात पड़ रहे हैं, और मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से दोनों ममालिक ने हरदर्मी बरकरार रखी, ख़ासतौर पर अमेरिका ने, तो ग्रेट डिप्रेशन का ख़तरा भी पैदा हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।